बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब हवाब खैरियत वाफ़ियत होंगे। मैं रज़ाउल मुस्तफ़ा वैसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज एक नए सिलसिलावार सीरीज़ का आगाज़ करने हम जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अरबी ज़ुबान को पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के अंदर वही मकाम और वही अहमियत हासिल है, वही इम्पोर्टेंस है। उसकी अहमियत इतनी है जितना हम पाकिस्तान के अंदर रहकर समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे बोला भी जाता है, समझा भी जाता है। इसी तरह अंग्रेज़ी के बाद अरबी ज़ुबान जो है वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे इतना ही जो है वो अंग्रेज़ी के बाद एक आला और उम्दा तरीन ज़ुबान समझा जाता है। और तकरीबन अंग्रेज़ी के बाद अरबी ज़ुबान ही वाहिद ऐसी ज़ुबान है जो बेशतर ममालिक में बोली और समझी जाती है। और जहाँ तक अरबी ज़ुबान के सीखने का मरहला है उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो लोग हैं जो अरब ममालिक में पैदा होते हैं जिनके घुट्टी में ही आप कह लें कि अरबी ज़ुबान को बोलना और अरबी ज़ुबान को सीखना जो है वो उनके अंदर एक पैदाइशी तौर पर ये चीज़ होती है। वो अरबी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उनको अरबी को सीखना बाकायदा तौर पर उनके लिए एक वो अलग चीज़ होती है। और जो अजमी लोग होते हैं यानी जो अरबी नहीं होते उनके लिए अरबी को बोलना, अरबी को सीखना, समझना ये एक अलग चीज़ हो जाती है। नाज़रीन किराम, अरबी ज़ुबान इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक उलूम है और बाकायदा तौर पर अब ये प्रोफेशनल डिग्री भी बन चुकी है। बाकायदा इल्म के तौर पर ये पढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अरबी की दो किस्में हो जाती हैं। एक का ताल्लुक अरबी ग्रामर के साथ है, अरबी सीखने के साथ, पढ़ने के साथ, पढ़ने पढ़ाने के साथ। उसमें फिर दरसियात आ जाती हैं, अरबी ग्रामर आ जाती है। वो ये सारा जो है वो मराहिल ये अरबी अजमी लोगों के लिए होते हैं। जिनका जो अरबी नेटिव नहीं होते वो अजमी लोग होते हैं जो अरबी बाकायदा तौर पर बोलते नहीं है, एक इल्म के तौर पर सीखते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरी किस्म जो है वो उन लोगों की है कि जो अरब ममालिक के अंदर पैदा होते हैं और अरबी बोलना जो कि उनकी घुट्टी के अंदर शामिल होता है, तो वो अरबी को बजाय इसके सीखने के, क्योंकि उनकी अपनी ज़ुबान होती है, तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल जो है सीखने की हद तक माने नहीं रखती। उनको पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, समझना वो उनका एक आसान तरीन मरहला होता है। मुश्किल अजमी लोगों के लिए होती है। ठीक है। और अब हम जो ये सिलसिलावार सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्योंकि हम भी लोग अजमी हैं और हमारा चूँकि अरबी माहौल के अंदर रहन सहन नहीं है, तो मैं इस हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं बज़ाते ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं कोशिश करूँगा कि अपने सुनने वालों को, समझने वालों को एक इल्म के तौर पर जो है वो एक कन्वर्सेशन की जाए, समझाया ना जाए बल्कि समझने की कोशिश की जाए। आपके ज़रिए जो बाकायदा इल्म रखने वाले लोग हैं अरबी ज़ुबान ग्रामर की हद तक, और फिर इस तरह वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं, गलतियों का इजाला भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक मशावरत के ज़रिए जो है वो इस सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे। तो आज एक अरबी ग्रामर का शक रखने वालों के लिए एक बड़ी प्यारी जो है वो आज की नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ हम करेंगे माजी की जो है वो गर्दान से। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्दान क्या चीज़ होती है। इसका अरबी ग्रामर के अंदर जहाँ दरसियात बाकायदा तौर पर मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती हैं, उनमें अरबी ज़ुबान के अंदर अगर आप देखें तो इन गर्दानों को मतलब जो अफ़ाल होते हैं, फ़ेल मुज़ारे हो गया, अमर हो गया, माजी हो गया, वो अब जो मतलब मदारिस के अंदर पढ़ने वाले तलबा हैं उनके मुंह से अक्सर ये अल्फाज आप सुनते होंगे। इनको अरबी ज़ुबान के अंदर ऐसी ही अहमियत हासिल है कि जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर हम ABC को जो है वो अहमियत देते हैं। तो मतलब इसी से आगाज़ होता है। बंदा ये कहे कि जी इनके बगैर क्यों नहीं हम इल्म सीख सकते, या मतलब ये इब्तदाई चीज़ें क्यों हैं। तो ये चूँकि बेस हैं और इनका सीखना भी इतना ही ज़रूरी है जैसे हम उनके अरबी के जो मतलब अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट सीखे बगैर हम उसे आगे नहीं लेके जा सकते। इस तरह इन चीज़ों को सीखने के बगैर हम आगे चल नहीं सकते, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इब्तदा जो है वो इस चीज़ से तो नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाकायदा जो इब्तदाई दूसरी चीज़ें हैं उन्हें भी साथ लेके चला जाए। अब हम जो रिवायती तरीक़ाकार चला आ रहा है किताबों के अंदर,
ہر چیز کی جو ہے وہ پہلے تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ایک چیز کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے. ہم وہ چیز نہیں کریں گے. صرف مطلب جو چھوٹے چھوٹے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلمپسز ہیں، مطلب جو نمایاں چیزیں ہوتی ہیں گرامر کے اندر، ہم ان چیزوں کو واضح کریں گے. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ فعل ماضی کی ہے. ایک فعل یعنی کسی کام کا کرنا ہے اور جو ماضی میں کام کیا گیا ہے. اب اس کے اندر مختلف جو ہے وہ صیغے آ جاتے ہیں. صیغوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعداد آ جاتی ہے اور کسی کا غائب ہونا یا حاضر ہونا آ جاتا ہے. تعداد کے اندر اب 3 چیزیں ہیں. ایک ہے واحد ایک ہونا، اور تثنیہ ہے 2 ہونا، اور جمع ہے 2 سے زیادہ ہونا. آپ جس طرح مثال کے طور پر فارسی ہے تو فارسی کے اندر ایک واحد کا ہی صیغہ ہوتا ہے. تثنیہ یا جمع کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. تثنیہ اور جمع ایک ہی صیغے کے اندر وہ شامل کر لیتے ہیں. تو عربی کے اندر چونکہ واحد، تثنیہ اور جمع یہ 3 جو ہے وہ کیٹیگرائز انہوں نے کیا ہوا ہے عربی گرامر والوں نے. تو اب اسی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تعداد کے اعتبار سے کہ 3 ہوتے ہیں جی، واحد، تثنیہ اور جمع ہے. واحد، تثنیہ اور جمع. اور دوسرا جو ہے وہ حاضر ناظر کے اعتبار سے غائب ہوتے ہیں، غائب ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور متکلم ہوتا ہے. اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے فعل ماضی جسے ہم عربی گرامر کے اندر کہتے ہیں، یہ اس کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ 14 ہے. آج صرف اس کلپ کے اندر صرف اس کی شکل دیکھ لیں، اور جو دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا اس کے اندر باقاعدہ ہم اس کی پریکٹس کریں. اوکے، اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس سیریز کی. السلام علیکم.